हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे। तो जैसे कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि प्रैक्टिस सेट करेंगे, अभी तक मैंने ये प्रैक्टिस सेट 11 प्रैक्टिस करा दिए थे। ये आपके रंजीत सर की बुक की है और ये न्यू बुक की है। ठीक है, ये जो न्यू वाली बुक है ना 50 सेट जो उनकी न्यू एडिशन वाली निकली है, ओल्ड वाली मैंने करा दिया, मेरे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। ये न्यू वाली है जिसमें हमने 11 कर लिया था ना, आज हम 12 से देखेंगे। तो बीच में तो वीडियोस नहीं आ रही थी, लेकिन आज हम 12 से देखेंगे। अब इधर थोड़ा थोड़ा करके आपको ये पूरी प्रैक्टिस मैं कराने वाली हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताना चाहूँगी कि मैंने आप लोग के लिए 4 राइटर पर एक PDF तैयार किया है। 4 राइटर पर क्वेश्चन MCQs विद आंसर। ठीक है, ये 4 राइटर पर पूरा कंप्लीट रहेगा, टॉपिक वाइज रहेगा और ये आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा अगर आप ये PDF लेते हैं तो। मतलब 4 राइटर कंप्लीट रहेंगे। ठीक है, जिसमें आपकी जो चार्ज रहेगा 199 रहेगा और इसमें आपको कंप्लीट 4 राइटर मिलने वाले हैं। कंप्लीट 4 राइटर मिलने वाले हैं, ये याद रखना है। और इसके बाद आपको 79 में जो लिटरेरी टर्म्स है, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है, मूवमेंट्स है, फिगर ऑफ स्पीच है, ये आपको मिलने वाला है। यानी कि कंप्लीट अगर आपको पूरी TGT लेना है ग्रामर को छोड़ के, तो टोटल दोनों लेना है तो 278 आपको पे करना होगा। ओके, अगर आप दोनों लेते हैं तो। ओके, तो ये PDF अगर कोई इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप करके PDF को ले सकता है। सॉरी 1 मिनट, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आप PDF को ले सकते हैं। ठीक है, ये नंबर है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करके आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिलेगा इस नंबर पे। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। अच्छा, एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि अभी आपके पास समय है, जहाँ तक मुझे पता है अप्रैल में, तो आपके पास जो नहीं भी तैयारी कर रहे हैं ना, उनके लिए भी अभी भी वो तैयारी कर सकते हैं। अभी भी वो तैयारी कर सकते हैं, एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। अभी से भी वो स्टार्ट करें ना तो एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। ओके, लेकिन हाँ, ये PDF आपके तभी काम आएगी जो मैंने PDF आपको दिया है, ये देना चाहती हूँ। ये PDF वैसे बहुत सारे लोगों ने ख़रीद भी लिया है, लेकिन ये PDF तभी काम आएगी जब आपने TGT को सिलेबस, यानी कि जैसे कि 4 राइटर को आपने कंप्लीट किया है, यानी कि थियरी आप जान रहे होंगे, थियरी पढ़ा होगा, तब जाके ये PDF आपको हेल्प करेगा, यानी कि प्रैक्टिस कराएगा। ये PDF प्रैक्टिस है। ठीक है, अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ लिया है, कंप्लीट आपकी TGT की तैयारी हो गई है, तब ये PDF आपको, बल्कि आपके नॉलेज को इंक्रीज करेगा। इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं, टॉपिक वाइज कवर किया गया है, तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके लिए अननोन होंगे, आपको मिलने वाले हैं ऐसे क्वेश्चन इसमें। ठीक है, तो आप पहले सिलेबस को कवर करिए, जो नहीं किए हैं तो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप एक एक टॉपिक को उठाइए। वो थियरी की बात कर रही हूँ, जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो आप इस PDF से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है ये। ठीक है, और इसमें आपको यूनिक क्वेश्चन मिलने वाले हैं, एकदम अननोन मिलेंगे, कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ एन ओल्ड सेइंग। ठीक है, ये एक पुरानी कहावत है। इफ़ देयर इज़ नो मार्लो, कि अगर मार्लो नहीं होते तो देयर इज़ नो, कौन नहीं होता। मिल्टन, किड, शेक्सपियर या जॉन लिलिक। इसमें हमको 150 क्वेश्चन करने हैं, इस वजह से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। सॉरी 125 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, इसलिए कोई एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, हम क्वेश्चन आंसर करते चलेंगे। ठीक है, आप लोग अपना स्कोर करते रहिएगा, कितना आपने स्कोर किया है। थोड़ा जल्दी करेंगे। ये एक पुरानी कहावत है कि अगर मार्लो नहीं होते तो कौन नहीं होता। मैंने बता ही दिया है कि शेक्सपियर नहीं होते। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे शेक्सपियर हो जाएंगे, कि ऐसा कहा जाता है कि अगर मार्लो नहीं होते तो शेक्सपियर नहीं होते। ये राइट आंसर आपका C करेक्ट हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। नेक्स्ट वन है, ऑफ विच प्ले डिड शेक्सपियर टेक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस कॉमेडी एज यू लाइक इट। तो ये एक फेमस कॉमेडी है। सबसे पहले ये जान के रखिएगा कि ये एक कॉमेडी है। कौन सी कॉमेडी है? पेस्टोरल कॉमेडी के नाम से भी ये जानी जाती है। ठीक है, पेस्टोरल कॉमेडी के नाम से जानी जाती है और ये फेमस भी है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर की जो प्रसिद्ध कॉमेडी है एज यू लाइक इट, इन्होंने इसका प्लॉट किस प्ले से लिया था। इसका जो प्लॉट है इन्होंने किस प्ले से लिया था? एरागॉन, विंटर्स टेल की एनाटोमी ऑफ विट की रोज़ालिंड, कहाँ से इन्होंने लिया था?
इसका प्लॉट कहाँ से लिया था, तो यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जब तक मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तब तक आप आंसर कर सकते हैं। तो रोजा लिंडे से लिया गया था, ये याद रखना है। यहाँ से इन्होंने प्लॉट लिया है। ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा बोरो किए थे, मतलब हर जगह से कहीं ना कहीं निकालते थे, एलिमेंट्स को निकाल के अपने वर्क में लाते थे। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। ऑफ विच प्ले डिड शेक्सपियर टेक द प्लॉट ऑफ हिज फेमस प्ले द विंटर्स टेल। द विंटर्स टेल जो है, अब सेम क्वेश्चन है कि ये शेक्सपियर का प्ले है विंटर्स टेल, ये फेमस प्ले है, और प्लॉट इन्होंने किस प्ले से लिया था? किंग्स ऑफ एरागोन, वीमेन इन द मून, पेंडोस्टो, अनफॉर्चुनेट ट्रेवलर। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है, स्कोर करते जाइएगा। तो राइट आंसर विंटर्स टेल का प्लॉट इन्होंने कहाँ से लिया है? पेंडोस्टो से लिया है। अच्छा, पेंडोस्टो किसकी है? तो ये भी याद रखना है, रॉबर्ट ग्रीने की है। ठीक है, पेंडोस्टो, यहाँ से इन्होंने प्लॉट लिया था, चोरी किया था, चोरी नहीं बोल सकते, हाँ लिटरेरी थेफ्ट ये करते थे क्योंकि इन्होंने किया है। विच प्ले इंस्पायर्ड शेक्सपियर टू राइट द प्ले रिचर्ड सेकेंड। इसका बताना है कि किस प्ले ने शेक्सपियर को रिचर्ड सेकेंड प्ले लिखने के लिए प्रेरित किया था? कौन सा ऐसा प्ले था जो शेक्सपियर को रिचर्ड सेकेंड लिखने के लिए प्रेरित किया था? डॉक्टर फॉस्टस की रिचर्ड सेकेंड, या ममीलिया, या फिर मदर बॉम्बे? कौन सा ऐसा प्ले था? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा, रिचर्ड सेकेंड। ठीक है, कौन सा, मतलब रिचर्ड सेकेंड से इंस्पायर होकर इन्होंने रिचर्ड सेकेंड लिखा था। ठीक है, यहाँ पे आपका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु रोड द प्ले एडवर्ड सेकेंड। एडवर्ड सेकेंड किसने लिखा था? किड, नैशे, लॉज या पील, जॉर्ज पील भी बोलते हैं। तो यहाँ पे बताना है एडवर्ड सेकेंड किसने लिखा था। देखिए, नैश, लॉज, पील ये सब क्या है? यूनिवर्सिटी विट्स में आते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये लोग कौन है? यूनिवर्सिटी विट्स में है। और किड का भी नाम इसमें लिया जाता है, हालांकि ये है नहीं, किड किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे, लेकिन यूनिवर्सिटी विट्स की जब बात आएगी तो इनका भी नाम इसमें रहेगा, किड का भी। ठीक है, नैश हैं, लॉज हैं, ग्रीन हैं, पीले हैं, किड भी हैं, मॉर्लो भी हैं, तो ये याद रखना है। ग्रीन भी थे। ठीक है, यूनिवर्सिटी विट्स में ये सारे आते हैं। ठीक है, ये सब इन्होंने पढ़ा तो है, कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड में पढ़ा, लेकिन किड ने किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा, लेकिन यूनिवर्सिटी का नाम जब आएगा विट्स में, ये भी इनका भी नाम आता है। ठीक है, ओके। तो एक चीज़ यहाँ पे और हो जाती है कि ये जो यूनिवर्सिटी विट्स है, ये जो टाइटल है यूनिवर्सिटी विट्स, ये टाइटल है, इस टाइटल को गढ़ा किसने था, मतलब क्वाइन किसने किया था, ये भी एक आ जाता है। तो क्वाइन किसने किया था? जॉर्ज। ठीक है, जॉर्ज सेंसबरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, एक मिनट यहाँ पे मैंने पूछा क्या था? यस, हाँ, यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, जॉर्ज पीले। ये एडवर्ड सेकेंड किसने लिखा था? जॉर्ज पीले ने लिखा था, ये याद रखना है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच एज इन इंग्लिश लिटरेचर इज कॉल्ड नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड। तो इंग्लिश लिटरेचर में किस एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता है? चौसर की एज को, कि एलिजाबेथन एज को, कि विक्टोरियन एज को, कि रोमांटिक एज को? तो किस एज को नेस्ट ऑफ सिंगिंग बर्ड कहा जाता है, बताना है यहाँ पे। गायन पक्षियों का घोंसला कहा जाता है, तो भाई ये हम सभी को पता है। राइट आंसर यहाँ पे एलिजाबेथन एज हो जाएगा, जिसे हम गोल्डन एज भी कहते हैं। एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इंट्रोड्यूस द सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस करने वाला बंदा कौन था? वाइट थे कि हेनरी हावर्ड थे, या दोनों ही थे, या इन दोनों में से कोई नहीं था? तो जो इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस किसने किया था? देखिए, वहाँ पे नाम आपका वाइट का भी आता है, हेनरी हावर्ड का भी आता है। हेनरी हावर्ड का दूसरा नाम क्या है, जिसे हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं? ठीक है, याद रखना है, अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। इनका रियल नेम हेनरी हावर्ड है। ठीक है, तो ये दोनों ही करेक्ट हैं, आपका बोथ A and B हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे।
व्हेन वॉज द सोनेट इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, सॉरी इंग्लैंड में सोनेट कब इंट्रोड्यूस हुआ था, अर्ली 15th या लेट 15th या अर्ली 16th या लेट 16th बताना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले सोनेट कहाँ आया था, इटली में आया था। कब आया था, 14th सेंचुरी के अराउंड आया था इटली में। इटली में किस शहर में आया था, फ्लोरेंस सिटी में आया था, वो तो पता ही होगा। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, इंग्लैंड में सोनेट को इंट्रोड्यूस कब किया गया था, कब आया था इंग्लैंड में। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अर्ली 16th इंट्रोड्यूस किया गया था, याद रखना है अर्ली 16th। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ सकते हैं। और देखिए हिस्ट्री से पूछेगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछने वाले हैं, ये हिस्ट्री से भी आते हैं ऐसे। ठीक है, हु सिंप्लीफाइड द पैटर्न ऑफ इटालियन सोनेट एंड इंट्रोड्यूस इट इन इंग्लैंड, इसका बताना है कि क्या होगा, मतलब इटालियन सोनेट के पैटर्न को सरल बनाकर इंग्लैंड में किसने पेश किया था। ठीक है, इटालियन जो सोनेट था उसके पैटर्न को बहुत ही सिंप्लीफाइड कर दिया था इन्होंने, और सिंप्लीफाइड करके इन्होंने इंग्लैंड में क्या किया था, इंट्रोड्यूस कर दिया था। तो वो पर्सन कौन थे, शेक्सपियर थे कि सिडनी थे कि हॉवर्ड थे कि वाइट थे, कौन थे वो पर्सन, तो कौन थे ये याद रखना है। इटालियन सोनेट के पैटर्न को इन्होंने सिंप्लीफाइड कर दिया था, तो वो थे हेनरी हॉवर्ड, जिनको हम अर्ल ऑफ सरे के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट रिकग्नाइज्ड सोनिटियर ऑफ द एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन एज में पहला वो रिकग्नाइज सोनिटियर कौन है, बताना है। शेक्सपियर थे कि फिलिप सिडनी थे, हेनरी हॉवर्ड थे कि वाइट थे, कौन था पहला जाना माना रिकग्नाइज्ड पहचाना सोनिटियर कौन था, या आप बोल सकते हो मान्यता प्राप्त सोनिटियर कौन था। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा ना, तो वो आपका फिलिप सिडनी हो जाएंगे। इनकी एक सोनेट का कलेक्शन था एस्ट्रोफल एंड स्टेला, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। ठीक है, ये इनकी सोनेट का कलेक्शन था, ये सोनेट कलेक्शन था, ये याद रखना है। ठीक है, और आई थिंक इसमें 108 सोनेट थे, ये भी याद रखना है। ठीक है, फिलिप सिडनी, एस्ट्रोफल एंड स्टेला, इम्पोर्टेंट है ये। और एडमंड स्पेंसर का ये भी याद रखना है, एक मिनट, एमोरेट्टी। ठीक है, एमोरेट्टी जो था ये भी एक सोनेट का ही कलेक्शन था जिसमें 89 सोनेट थे, और ये किसका था, स्पेंसर का था, एडमंड स्पेंसर का था। तो ये याद रखना है, एमोरेट्टी जिसमें 89 सोनेट थे, और ये आपका सोनेट था 89 सोनेट। ठीक है, ये याद रखना है। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, एस्ट्रोफल एंड स्टेला। और आई थिंक एस्ट्रोफल करके भी एक स्पेंसर की एलर्जी है। ठीक है, वो एस्ट्रोफल करके है, ओनली एस्ट्रोफल आई थिंक। ठीक है, एस्ट्रोफल करके ये एलर्जी है। ये कौन सी एलर्जी है, पेस्टोरल एलर्जी है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, द थिएटर्स वर रीओपेंड इन 1660 व्हेन वर दे क्लोज लास्ट। तो जो थिएटर था इसको रीओपन कर दिया गया था 1660 में, जब चार्ल्स सेकंड गद्दी पर आया था, उस समय थिएटर को रीओपन कर दिया गया था। लेकिन रीओपन होने से पहले ये बंद कब हुआ था, ये पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, 1642 में। ठीक है, ये बंद हो गया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु इज़ बेस्ट नोन एज द फाउंडर ऑफ द टैटलर, इसका बताना है कि क्या होगा। रिचर्ड स्टिल या फिर आपका जोसेफ एडिशन या डेनियल डिफो या जोनाथन स्विफ्ट। कहा क्या जा रहा है, द टैटलर के संस्थापक के रूप में कौन प्रसिद्ध है, द टैटलर के फाउंडर के रूप में किसे जाना जाता है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा रिचर्ड स्टिल को। कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉक्टर जॉनसन्स द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज वॉज पब्लिश्ड ऑन। डॉक्टर जॉनसन का द डिक्शनरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो पब्लिश कब हुआ था, 15 मार्च 1754 या 15 अप्रैल 1755 या 15 मई 1757 या जून 1755। तो इतना जरूर याद रखना 1755। अब यहाँ पे कंफ्यूज मार्च अप्रैल या मई या जून, कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, ये भी याद रखना है अप्रैल। तो अप्रैल 15,
55 में पब्लिश हुआ था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। द एक्सेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया टुक प्लेस इन, तो क्वीन विक्टोरिया का शासन कब आता है, बताया जा रहा है, पूछा जा रहा है कि कब आता है क्वीन विक्टोरिया का शासन, महारानी विक्टोरिया का जो राज अभिषेक हुआ था वो कब हुआ था। सो राइट आंसर यहाँ पे आपका 1837 से 1901 तक आई थिंक था ना, यस 1901 तक था इनका जो शासनकाल था। 1837 में इनका राज अभिषेक हुआ था और ये गद्दी पर बैठी थी, इनका शासनकाल आया था। नेक्स्ट वन पे आएंगे। सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस रोड अंडर द स्यूडोनिम ऑफ, ये बताना है कि जो सैमुअल लैंगहॉर्न क्लेमेंस है वो किस स्यूडोनिम के तहत लिखते थे, मतलब उनका पेन नेम क्या था। जब ये अपनी सेम गोल्सवर्दी को दिमाग में रखिएगा, जिस तरह गोल्सवर्दी ने अपने अर्ली वर्क्स को अपने नकली नाम से पब्लिश करवाया था, वैसे सैमुअल लैंगहॉर्न ने भी कुछ ऐसे वर्क्स इनके थे जो इन्होंने अपने नकली नाम से पब्लिश करवाया था। तो किस स्यूडोनिम के तहत ये लिखते थे इन्होंने, इनका भी एक पेन नेम था। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा मार्क ट्वेन, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रोट अंडर द स्यूडोनिम ऑफ एरिक ब्लेयर, तो एरिक ब्लेयर का मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन एरिक ब्लेयर के स्यूडोनिम के तहत लिखता था, ये बताना है। मतलब किसका एरिक ब्लेयर स्यूडोनिम था। एरिक ब्लेयर यानी कि पेन नेम है इनका, नकली नाम है किसका। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ह्यूमर इज द शॉक एब्जॉर्बर ऑफ लाइफ, इट हेल्प्स अस टेक द ब्लोज, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है बताना है। हास्य जीवन का एक आघात अवशोषक है, एक शॉक ऑब्जर्वर है, मतलब ह्यूमर को ही क्या कर दिया गया है, लाइफ का शॉक एब्जॉर्बर बना दिया गया है, डायरेक्ट। तो भाई डायरेक्ट जो कंपैरिजन होती है, कोई लाइक कोई एज नहीं लगा के, वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है आपकी, मेटाफर होती है। यस, यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, मेटाफर। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ब्रिंग, लंबा चौड़ा कर दिया। एन अलार्म क्लॉक क्लैंग्ड इन द डार्क एंड साइलेंट रूम, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है बताना है, ठीक है। ब्रिंग, देखिए यहाँ पे मार्क भी है तो कंफ्यूज नहीं होना मार्क देख के, ठीक है। देखिए यहाँ पे ब्रिंग है, फिर अलार्म क्लॉक की बात हो रही है, कहीं ना कहीं यहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो रहा है, साउंड की बात हो रही है, ठीक है। साउंड आपको दिख रहा है, अलार्म बजेगा तब भी एक साउंड आती है। ब्रिंग ये एक साउंड मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, और यहाँ पे इसका साइन देख के आप इस पे मत चले जाएगा एपोस्ट्रोफी पे, ये ओनोमेटोपिया है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे। तो यहाँ पे देखना 19 से 28 फ्रॉम शेक्सपियरियन ट्रेजेडी, हैमलेट से क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला जो मतलब 19 क्वेश्चन है, व्हाट डज लियर्टीज वॉर्न ओफिलिया अबाउट, मतलब लियर्टीज ओफिलिया को किस बारे में चेतावनी देता है। टेक केयर ऑफ पोलोनियस, की फॉलिंग इन लव विद हैमलेट, की क्लॉडियस पोजीशन एज किंग, की बीइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फैमिली प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा, फॉलिंग इन लव विद हैमलेट, इसी वजह से तो वो वार्निंग दे रहा है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट इज लियर्टीज मेन ऑब्जेक्शन टू ओफिलियाज फीलिंग, मतलब ओफिलिया की भावनाओं पर लियर्टीज की मुख्य आपत्ति क्या है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैमलेट हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ओफिलियाज रिलेशनशिप विद हैमलेट, मैं थोड़ा सा यहाँ पे टाइम दूंगी आप लोग को, ठीक है, क्योंकि आप लोग आंसर चूज करेंगे। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोलोनियस ओफिलिया के हैमलेट के साथ संबंध के बारे में क्या कहता है। ही सिंपली वॉन्ट्स हर टू बी हैप्पी, वो बस चाहता है कि वो खुश रहे, कि ही बिलीव दैट हैमलेट इज़ अ गुड मैच फॉर हर, कि उसका मानना है कि हैमलेट उसके लिए एक अच्छा जोड़ी है, कि ही डज़ नॉट बिलीव दैट हैमलेट हैज़ फॉलिंग फॉर हर, कि वह ये नहीं मानती कि हैमलेट के मन में उसके लिए भावनाएं हैं। नहीं, वो ये नहीं मानता कि हैमलेट के मन में उसके लिए भावनाएं हैं, कि ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर, वह उसे अब और मिलने से मना करता है। क्या कहता है हैमलेट से पोलोनियस, क्या कहता है ओफिलिया के रिलेशनशिप के बारे में, मतलब पोलोनियस क्या कहता है ओफिलिया और हैमलेट के रिलेशनशिप के बारे में। देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, वो मना करता है कि मिलना नहीं है। व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर वाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर, तो घोस्ट के प्रकट होने का इंतजार करते समय हैमलेट क्या सुनता है,
द रिवलरी ऑफ द किंग, साउंड्स ऑफ द बैटल, ओफिलिया क्राइंग, हिज ओन कॉन्सेंस। तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। वाई डू होरेशियो एंड मार्सलस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड द घोस्ट। तो होरेशियो और मार्सलस हैमलेट और घोस्ट का पीछा क्यों करते हैं? टू वॉर्न देम इम्पेंडिंग डेंजर, मतलब उन्हें आसन खतरे से आगाह करने के लिए, कि हैमलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, कि ओवर हियर द घोस्ट सीक्रेट, मतलब घोस्ट के रहस्यों को सुनना, कि टू ब्रिंग होम बैक टू द किंग्स पार्टी, कि उसे राजा की पार्टी में वापस लाने के लिए, क्या करने के लिए। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हैमलेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाई। तो हैमलेट के पिता की डेथ कैसे होती है? स्टैब किया जाता है, पॉइजन, बैटल में मारा जाता है, या नींद में ही मार दिया जाता, कि वो नींद में ही मर जाते हैं, क्या होता है? तो हैमलेट के फादर की डेथ कैसे होती है बताना है। राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, उन्हें जहर दिया जाता है, बी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैमलेट के पिता की आत्मा का कहना है कि उसे किसने मारा है। हैमलेट के फादर की जो घोस्ट है वो क्या कहती है कि उसे किसने मारा, पोलोनियस ने, कि पोटिमरास ने, कि लियार्टिस ने, कि क्लॉडियस ने, किसने मारा है? तो हम सभी जानते हैं क्लॉडियस ने। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्टरूड हिज वाइफ। तो किंग हैमलेट का जो घोस्ट है उसकी पत्नी गर्टरूड के बारे में क्या कहता है? वो अपनी ही पत्नी गर्टरूड के बारे में क्या कहता है? जो किंग हैमलेट का घोस्ट है वो हैमलेट को वॉर्न करता है, मतलब वो हैमलेट को उसे डरने की चेतावनी देता है। ही टेल्स हैमलेट टू गेट रिवेंज, कि वह हैमलेट को बदला लेने से लिए कहता है। कि ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन, कि वो हैमलेट से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दो। तो यही राइट आंसर है। ठीक है, वो कहता है उसे अकेला छोड़ दो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो एंड मार्सलस अबाउट हिज प्लान। तो हैमलेट अपनी योजना के बारे में होरेशियो और मार्सलस को क्या बताता है? दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्रेजी, कि वह पागल होने का नाटक कर सकता है। दैट ही इंटेंड्स ऑन किलिंग क्लॉडियस, कि वो क्लॉडियस को मारने का इरादा रखता है। कि दैट ही प्लान्स टू मैरी ओफिलिया, कि ओफिलिया से शादी करना चाहता है। कि दैट ही होप्स टू रन अवे, कि वो भागने की योजना बना रहा है, क्या है? सो राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्रेजी, कि वो पागल होने का अब नाटक कर सकता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफिलिया। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैमलेट ओफिलिया को परेशान करने के लिए क्या करता है? ही टेल्स हर ही डजंट लव हर, वो उसे कहता है कि उसे प्यार नहीं करता। ही थ्रेटन्स टू किल हिमसेल्फ, वो खुद को मारने की धमकी देता है। ही टेल्स हर टू ही लव्स हर, वो उसे कहता है कि उससे प्यार करता है। ही एक्ट फ्रैंटिक एंड क्योटिक, वो उन्मत्त और अराजक व्यवहार करता है, क्या करता है? बहुत फ्रैंटिक व्यवहार करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा यही करेक्ट है, डी। नेक्स्ट वन पे आएंगे। ओके, हु रोट वाइल कॉमेंटिंग ऑन द प्लॉट ऑफ किंग लियर। तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है कि किंग लियर के प्लॉट पर टिप्पणी करते हुए किसने लिखा है कि वर लियर अलोन टू सफ़र फ्रॉम हिज डॉटर्स, कि यदि लियर को अकेले ही अपने बेटियों से कष्ट सहना पड़ता, द इम्प्रेशन वुड बी लिमिटेड टू द पावरफुल कंपैशन फेल्ट बाय अस फॉर हिज प्राइवेट मिसफॉर्चून। तो हमारी धारणा उसके निजी दुर्भाग्य के प्रति हमारी शक्तिशाली करुणा तक ही सीमित होती, ऐसा किसने कहा है बताना है। ठीक है, चार्ल्स डिकेंस, चार्ल्स नाइट है, डाउडन है, गोथे हैं, या विल्सन नाइट है, बताना है। राइट आंसर यहाँ पे हमारा बी हो जाएगा, एडवर्ड डाउडन का कहना है। ये किंग लियर के प्लॉट पर ही कमेंट कर रहे हैं, कमेंट करके लिख रहे हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रोट अ डिफरेंट वर्जन ऑफ द टेम्पेस्ट नोन एज द इंचेंटेड आइलैंड। तो टेम्पेस्ट का एक डिफरेंट वर्जन जिसका नाम है द इंचेंटेड आइलैंड, ये किसने लिखा है? नाइट ने, डाउडन ने, ड्राइडन ने, या विल्सन नाइट ने, बताना है। पानी पी लूँ, आप लोग आंसर करिए, किसने लिखा है? ओके, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि टेम्पेस्ट का एक डिफरेंट वर्जन है जिसका नाम क्या है? द इंचेंटेड आइलैंड। ये लिखा किसने है? तो जॉन ड्राइडन ने लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच टेल ऑफ शेक्सपियर डिड ड्राइडन फाइंड टू बी पर्टिकुलरली बैड, रेफरिंग टू इट एज अ हीप ऑफ रबिश। ठीक है, तो यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर की किस टेल को ड्राइडन ने स्पेशली रूप सॉरी शेक्सपियर की किस टेल को, किस कहानी को ड्राइडन ने विशेष रूप से खराब पाया है, बैड,
और उसे अ हीप ऑफ रबिश के रूप में कहा है, मतलब एक कूड़े के ढेर के रूप में कहा है। टेल ऑफ ट्रॉलिस, हैमलेट, एंटनी व्योला, तो यही करेक्ट हो जाएगा, टेल ऑफ ट्रॉलिस। जो ट्रॉलिस की एक कहानी है उसी को उन्होंने रबिश कहा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ओके। हु रिकॉग्नाइज द ब्रिलियंस ऑफ शेक्सपियर इन हिज वर्क प्रोलॉग टू औरंगजेब इन द फॉलोइंग वर्ड्स। ओह शिट, वर्ड्स यहाँ पे गायब हो गया है, यहाँ पे कुछ वर्ड्स थे बट गायब हो गया है। ठीक है, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वैसे आएंगे नहीं क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स थे जो गायब हो चुके हैं, है नहीं, क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि शेक्सपियर का जो वर्क है, शेक्सपियर ने अपने वर्क प्रोलॉग टू औरंगजेब में इन शब्दों में किसे पहचाना है। इन शब्दों में मतलब एक शब्द था, यहाँ पे कोटेशन था, किसे पहचाना है। चलिए इसको छोड़ते हैं, जब क्वेश्चन नहीं कंप्लीट है तो क्या। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रोट अ कलेक्शन ऑफ 2 पोएम्स अंडर द कलेक्टिव टाइटल कोरियोलेन इन ऑनर ऑफ शेक्सपियर प्ले कोरियोलेनस। इसका बताना है कि क्या होगा। कहने का मतलब ये है कि शेक्सपियर के प्ले कोरियोलेनस के सम्मान में एक सामूहिक टाइटल कोरियोलेन के तहत 2 कविताओं का संग्रह किसने लिखा है। मतलब इनका प्ले जो है कोरियोलेनस, इनके सम्मान में एक कलेक्टिव टाइटल कोरियोलेनस के तहत 2 पोएम्स का कलेक्शन किसने लिखा है। टी.एस. इलियट, डाउडन, ड्राइडन या नाइट, किसने लिखा है ये बताना है। तो टी.एस. इलियट करेक्ट हो जाएंगे। कोरियोलेन तो टी.एस. इलियट ने ही लिखा है ना, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु रोट अ लैंडमार्क वर्क कॉल्ड कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर प्लेज इन 1870। ठीक है, ये एक लैंडमार्क वर्क है जिनका नाम क्या है, कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, जो कब आया था, 1817 में आया था। एसी ब्रेडले, मैबे, हैजलिट बॉज, मैबे या हैजलिट बॉज किसने लिखा है बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम हैजलिट करेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने ही लिखा ना कैरेक्टर्स ऑफ शेक्सपियर प्लेज, जो कब आया था, 1817 में आया था, ध्यान रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। इन 3 years she grew, the little girl will be sportive as lawn fawn stars या rivulets। ठीक है, रिवुलेट्स। तो 3 years she grow में छोटी लड़की खेल कूद में रुचि लेगी। ठीक है, छोटी लड़की जो है will be sportive as किसके रूप में। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, फॉन के रूप में। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हु कंसिडर्ड वर्ड्सवर्थ एज अ हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर। तो वर्ड्सवर्थ को हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर के रूप में किसने माना है, यानी कि प्रकृति का उच्च पुजारी किसने कंसिडर किया है। यहाँ पे कंसिडर की बात हो रही है, ध्यान रखने वाली बात है। 2 आंसर हो सकता है यहाँ पे, या तो डी क्वेंसी आप लगाएंगे या तो मैथ्यू अर्नोल्ड लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 आंसर हो सकता है, तो ध्यान रखना है। यहाँ पे कंसिडर की बात हो रही है। देखिए वर्ड्सवर्थ को कंसिडर किसने किया, हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, मैथ्यू अर्नोल्ड ने किया है, ये ध्यान रखना है। लेकिन अगर पूछा जाए कि हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, ये जो वर्ड है ना, ये हाई प्रिस्ट ऑफ नेचर, ये जो फ्रेज है, इसको क्वाइन किसने किया है, तो डी क्वेंसी ने क्वाइन किया। क्वाइन करने की बात अगर आती है, ठीक है, इस पे क्वेश्चन बहुत कन्फ्यूज़न है, बहुत कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन तो एग्जाम में ना ही आए तो ठीक है। ठीक है, मैंने देखा है कि अगर क्वाइन करने वाली बात आ रही है तो हम वहाँ पे डी क्वेंसी को लगाएंगे, लेकिन अगर कंसिडर करने की बात आ रही है तो मैथ्यू अर्नोल्ड को लगाएंगे हम। और इसमें इस बुक में आंसर भी दिया है, मैथ्यू अर्नोल्ड दिया है। ठीक है, ध्यान रखना है, इस टाइप के क्वेश्चन ना आए तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन फंसाते हैं। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन है ना, ये हम और आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये आयोग ही डिसाइड करता है भाई वो किसको मान ले। डी क्वेंसी को मान लेगा तो उसी को हम मान के चलेंगे, भले कंसिडर है भले क्वाइन है, कुछ भी हो। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। सी गिव मी आईज, सी गिव मी ईयर्स एंड हम्बल केयर्स एंड डेलिकेट फियर्स वर इन रेफरेंसेस टू। यहाँ पे बताना है कि उसने मुझे आँख दी, मतलब बताना है ये किसके रेफरेंस में है, किसको उन्होंने कहा है। सी कौन है, ये सी कौन है। ठीक है, रिवर वाई है कि एनिट वेलन है जो उनकी गर्लफ्रेंड थी वो है। ड्रोथी वर्ड्सवर्थ है जो उनकी फ्रांस की गर्लफ्रेंड थी, एनिट वेलन जिनसे एक बेटी होती है इनको, कैरोलिन। इससे एक बेटी होती है जिसका नाम रहता है कैरोलिन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कैरोलिन। ये इनकी सिस्टर है ड्रोथी वर्ड्सवर्थ या एंसेस्ट्रल स्कॉटलैंड। तो यहाँ पे ये सी किसको कहे हैं, किसके रेफरेंस में ये बात इन्होंने कही है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपके अपनी बहन ड्रोथी को कह रहे हैं, ड्रोथी वर्ड्सवर्थ को। नेक्स्ट वन पे आएंगे। वेयर एंड व्हेन डिड वर्ड्सवर्थ मीट सर वॉल्टर स्कॉट। तो सर वॉल्टर स्कॉट से कब और कहाँ वर्ड्सवर्थ मिले थे।
1826, 1803, 1803, 1800 बताना है। डेनमार्क, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या लंदन, कहाँ मिले थे? सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्कॉटलैंड में मिले थे, 1803 में मिले थे, ध्यान रखना है 1803 में स्कॉटलैंड। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मुझे याद आ रही है कि 1803 में सॉलिटरी रीपर की बात हो रही थी, वहीं पे कहीं गए थे ये और वर्ड्सवर्थ और ड्रोथी, वहाँ गए थे उनकी बहन, तो वहाँ पे मुलाकात इनकी सर वॉल्टर स्कॉट से होती है ना, स्कॉटलैंड की वो भी बात ना, सॉलिटरी रीपर में जो लड़की रहती है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ मेनी टाइम्स डिड वर्ड्सवर्थ विजिटेड यूरोप? यूरोप में मतलब वर्ड्सवर्थ ने कितनी टाइम उन्होंने विजिट किया है यूरोप को, कितनी बार गए हैं? 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, 6 टाइम्स, ट्वाइस। यूरोप को उन्होंने कितनी बार दौरा किया है? तो राइट आंसर यहाँ पे जो हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, 6 टाइम्स। 6 टाइम्स वो यूरोप को विजिट किए हैं। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस। अच्छा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, जो नए बच्चे हैं ना मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो पहले से तैयारी करते चले आए उनकी बात नहीं कर रही, जो नए हैं। तो 6 टाइम्स ये यूरोप की बात हो रही है, ठीक है। टिंटन एब्बे की बात नहीं हो रही है। टिंटन एब्बे जो है 1793 में ये फर्स्ट टाइम गए थे, और जस्ट उनके मतलब आफ्टर 5 ईयर्स 1798 में ये सेकेंड विजिट किया था उन्होंने, कहाँ का? टिंटन एब्बे की, वो उसकी बात हो रही है, यहाँ पे यूरोप की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस का जो थीम है वो क्या है? ठीक है, तो द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की थीम क्या है? तो वो कंडेम किसको कर रहे हैं? मटेरियलिज्म को या फिर गॉड को, कि नेचर को, कि फ्रेंड्स को, किसकी निंदा कर रहे हैं वो? तो हम सभी को पता है वो भौतिकवाद, यानी कि जो कंडेम कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मटेरियलिज्म को कर रहे हैं, भौतिकवाद को कर रहे हैं। वो नेचर को कह रहे हैं नेचर की तरफ आओ, नेचर में ही रहो। ठीक है। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स। पैराडाइज लॉस्ट को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 12 बुक्स में विभाजित किया, सेपरेट किया गया है, या सेक्शन में। ठीक है, याद रखना है, पैराडाइज लॉस्ट को 12 पुस्तक या खंडों में विभाजित किया है। द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, इसकी जो लंबाई है वो मतलब लंबाई में काफ़ी अंतर है। द लेंथ ऑफ विच वेरी ग्रेटली, इसकी जो लंबाई है वो बहुत ही ग्रेटली है। द लॉन्गेस्ट इज विद 1189 लाइन्स। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि पैराडाइज लॉस्ट जो है वो 12 बुक्स में सेपरेटेड है या 12 सेक्शन में। ठीक है, लेकिन सबसे लंबी पुस्तक कौन सी है? 12 बुक्स में कौन सी ऐसी बुक है जो सबसे लंबी है, जिसमें आपको मिल जाएंगे 1189 लाइन मिल जाएंगे, 1189 लाइन्स आपको मिल जाएंगे। सबसे लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, बुक 8 है, 9 है, 10 है, 11 है। तो ये याद रखना है, जो आपकी बुक है बुक 9 ये सबसे लॉन्गेस्ट है, और बुक 7 आगे क्वेश्चन होगा भी, बुक 7 ये सबसे शॉर्टेस्ट बुक है पैराडाइज लॉस्ट की। बुक 7 ये जो सबसे लॉन्गेस्ट बुक है बुक 9 है, जिसमें आपको 1189 लाइन मिल जाएंगे। बुक 7 में शॉर्टेस्ट है, जिसमें आपको 640 लाइन मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन आने वाला है, राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न होता है इसमें, लेकिन मुझे ये याद है 9 है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। पैराडाइज लॉस्ट इज सेपरेटेड इनटू 12 बुक्स आर सेक्शन, द लेंथ ऑफ वेरी ग्रेटली, द शॉर्टेस्ट। वही सेम चीज़ है कि 42 का भी क्वेश्चन सेम ही है कि पैराडाइज लॉस्ट को 12 पुस्तक में या 12 खंडों में विभाजित किया गया है, और जिनकी लंबाई में काफ़ी अंतर है। सबसे छोटी पुस्तक जिसमें 640 लाइन है कौन सी है बताना है। तो मैंने बताया लॉन्गेस्ट बुक कौन सी है पैराडाइज लॉस्ट की, बुक 9 है जिसमें 1189 लाइन है। शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? बुक 7 है। शॉर्टेस्ट बुक कौन सी है? बुक 7 है, 5, 6, 7 यही है। अच्छा, मैंने यहाँ पे 8 कह दिया था ना, ये 7 ही है। तो बुक 7 जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट बुक है, जिसमें 640 लाइन है। कन्फ्यूज़न नहीं होना, ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। पेंडेमोनियम इज़ द नेम इन्वेंटेड बाय जॉन मिल्टन। तो पेंडेमोनियम जो है वो जॉन मिल्टन द्वारा फॉर द कैपिटल ऑफ द हाई कैपिटल ऑफ सैटर्न एंड इट्स पियर्स, मतलब कहा जा रहा है कि पेंडेमोनियम जो है वो जॉन मिल्टन द्वारा सैटर्न और उसके साथियों की उच्च राजधानी के लिए गढ़ा गया था। तो कहने का मतलब जो है पेंडेमोनियम जो है ये कैपिटल ऑफ हेवन, अर्थ, हेल या स्काई, क्या है ये? ठीक है, सो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा।
ओ सी हो जाएगा, सी, सॉरी बी ही है, ये कंफ्यूज कर दिया गया है, ये ध्यान रखना है। हेल, हेल, बस हेल याद रखना है, यहाँ पे थोड़ा सा नंबरिंग का है। हेल, तो कैपिटल ऑफ हेल, पेंडेमोनियम क्या है, हेल की कैपिटल कहा जाती है पेंडेमोनियम को, यहाँ पे हेल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, एक मिनट। Pandemonium was built in about an hour by the fallen angels at the suggestion of Mammon. At the end of book first of Paradise Lost, it was designed by the आर्किटेक्ट बताया जा रहा है कि जो पेंडेमोनियम है, पेंडेमोनियम को पैराडाइज लॉस्ट की पुस्तक के अंत में मैमन के सुझाव पर जो फॉलन एंजल्स द्वारा लगभग 1 घंटे में बनाया गया था। किसकी सजेशन पे बनाया गया था, ये भी याद रखना है, मैमन के सजेशन पे बनाया गया था और फॉलन एंजल्स के द्वारा 1 घंटे में पेंडेमोनियम बनाया गया था। लेकिन कहा जा रहा है इसका डिज़ाइन किसने किया था, पेंडेमोनियम को बनाया तो सभी ने, फॉलन एंजल्स और मैमन के सुझाव से 1 घंटे में सब लोगों ने मिलकर बना दिया था। कहने का मतलब इसको डिज़ाइन किसने किया था, किस आर्किटेक्ट ने किया था, ये बताना है। ठीक है, मैकाब्रे है, मुल्सीबर है और आपका मैनवर मतलब पैंतरेबाजी होता है, और मून ओवर कौन है, तो मुल्सीबर करेक्ट हो जाएगा, मुल्सीबर राइट आंसर यहाँ पे आपका मुल्सीबर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हेल इन पैराडाइज लॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड, पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल है उसको और किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। ठीक है, मैं थोड़ा यहाँ पे जल्दी चल रही हूँ। टार्टरस की अर्थली डूम की टाइटेनिक हॉल की टाइटेनियम हाउस, ठीक है, ये बताना है। तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट में जो हेल है उसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, टार्टरस। ठीक है, ये जानना है। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, देयर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियंस ऑल ओवर द वर्ल्ड, डोंट से इन पावर व्हाट यू से इन अपोजिशन, इफ़ यू डू यू ओनली हैव टू कैरी आउट व्हाट द अदर फेलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल। पूछा जा रहा है कि ये लाइनें कहाँ से ली गई थी, फ्लावरिंग विल्डरनेस। अब ये अब की जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें गोल्सवर्दी से पूछी गई हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये लाइनें जो हैं ये गोल्सवर्दी से पूछी गई हैं, उनके वर्क के। मेड इन वेटिंग विंडोज़ या सेंट प्रोग्रेस कहाँ की ये लाइनें हैं, मतलब दुनिया भर के पॉलिटिशियन के लिए बस एक ही रूल है, एक ही नियम है कि डोंट से इन पावर व्हाट से इन अ पोजिशन, कि सत्ता में रहते हुए वो मत कहो जो विपक्ष में रहते हुए कहते हो। ठीक है, इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हो, यू ओनली हैव टू कैरी आउट व्हाट द अदर फेलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल। तो अगर आप ऐसा करते हो, अगर आप ऐसा कहते हो, करते हो, तो आपको बस वही करना होगा जो दूसरे लोगों को असंभव लगता है। ये लाइनें फ्लावरिंग विल्डरनेस की लाइनें हैं। ठीक है, तो याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, आर्ट इज़ द ग्रेट एंड यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट। आर्ट जो है, जो कला है, वो ग्रेट होती है, महान होती है, और यूनिवर्सल रिफ्रेशमेंट होती है, यानी कि सार्वभौमिक ताजगी है उसके अंदर। फॉर आर्ट इज़ नेवर डॉगमेटिक, क्योंकि जो कला है वो कभी डॉगमेटिक नहीं होती है। डॉगमेटिक मतलब हठधर्मी नहीं होती है कि आपको वही चीज़ करना है तो करना है। होल्ड्स नो ब्रीफ फॉर इटसेल्फ, मतलब अपने लिए कोई इसकी मतलब अपने लिए कोई ब्रीफ नहीं रखती है। ठीक है, यू मे टेक इट, आप इसे ले सकते हो, या फिर यू मे लीव इट, या फिर आप इसे छोड़ सकते हो, कुछ भी कोई बर्डन नहीं है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं बताना है, ये भी गोल्सवर्दी के ही वर्क से लिया गया है। आती कहाँ से है ये बताना है। देखिए यहाँ पे आर्ट की बात किया गया है, आर्ट की वर्ड याद रखना है, और यहाँ पे भी आर्ट ही आया है। तो वेक थॉट्स ऑन आर्ट्स, ये गोल्सवर्दी का ही वर्क है, लेटर फॉर्म है। मिल्टन्स एरियोपैजिटिका वॉज पब्लिश्ड, मिल्टन की जो एरियोपैजिटिका है ये पब्लिश हुई थी, कैसे पब्लिश हुई थी बताना है। ठीक है, मतलब कैसे पब्लिश हुई थी। लाइसेंस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि संसद के लाइसेंस है कि विद द लाइसेंस ऑफ द स्टार चैम्बर आ हाई कोर्ट ऑफ जस्टिस, कि स्टार चैम्बर एक उच्च न्यायालय के लाइसेंस के साथ, कि विद द लाइसेंस ऑफ द कंपनी ऑफ स्टेशनर्स, ठीक है, कि स्टेशनर्स कंपनी के लाइसेंस के साथ पब्लिश, की विदाउट अ लाइसेंस, कि बिना लाइसेंस के ही ये पब्लिश हुई थी मिल्टन की एरियोपैजिटिका। कब आया था, 1644 में। जब तक आप लोग आंसर कर रहे हो मैं इसके बारे में 2-3 वर्ड बता दे रही हूँ। एरियोपैजिटिका कब आया था, ये एक क्या है, प्रोज ट्रैक है, तो ये याद रखना है, ये एक इनका प्रोज ट्रैक है, प्रोज है, 1644 में आता है ये। इसके लिए एक और क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो ये फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए जानी जाती है। ठीक है, फ्रीडम ऑफ प्रेस के लिए ये जानी जाती है।
या फ्रीडम की जगह पे आपको लिबर्टी मिल जाएगा, लिबर्टी ऑफ प्रेस, इस तरह याद रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा, विदाउट अ लाइसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, एट व्हाट टैवरन डू फाल्स्टाफ एंड फ्रेंड्स कॉन्ग्रीगेट। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की ये बात पूछ रहा है, क्वेश्चन है, ठीक है, कि फाल्स्टाफ और उसके दोस्त किस शराब खाने में इकट्ठा होते हैं। टैवरन यहाँ पे मतलब होता है शराब खाना, ठीक है, किस शराब खाने में शराब खाना। ओ शिट, एक मिनट, शराब खाना, ठीक है, मतलब किस शराब खाने में फाल्स्टाफ और उसके जो कॉन्ग्रीगेट हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं, वो इकट्ठा होते हैं। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की बात हो रही है। तो बोर्स हेड की, सोव्स ईयर की, पार्लैंड स्वाइन की, फोर्ड ऑफ सेविस, ठीक है। वो टैवरन का नाम क्या रहता है, किस नाम से वो फेमस रहता है टैवरन। तो बोर्स हेड के नाम से जाना जाता है वो टैवरन, जहाँ पे ये सारे दोस्त इकट्ठा होकर अपना मौज मस्ती करते हैं। फाल्स्टाफ हो गया, उनके जितने भी दोस्त हैं, जिसमें हैरी भी शामिल रहता है, ठीक है, शुरुआत में तो हैरी भी शामिल रहता है। तो उस टैवरन का नाम रहता है बोर्स हेड, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वेयर डज द फाइनल बैटल ऑफ द प्ले, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 की ही बात हो रही है, वेयर डज द फाइनल बैटल ऑफ द प्ले टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में प्ले का जो फाइनल बैटल हुआ था, अंतिम जो लड़ाई हुई थी, वो कहाँ हुई थी, बताना है। फालक्रिक में, कि यॉर्क टाउन में, कि श्रूसबरी में, कि आपका श्रॉफशायर में, कहाँ पे हुआ था प्ले में। हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के प्ले में मतलब जो फाइनल बैटल हुआ था वो कहाँ हुआ था, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा श्रूसबरी, अगर आपने पढ़ा होगा तो आंसर कर ले रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम, ठीक है। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हु वॉज किंग बिफोर हेनरी फोर्थ। तो हेनरी फोर्थ से पहले राजा कौन था, हेनरी फोर्थ से पहले किंग कौन था, रिचर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड, या हेनरी थर्ड, एडवर्ड थर्ड। तो हेनरी फोर्थ से पहले राजा कौन था ये बताना है। राइट आंसर यहाँ पे आपका रिचर्ड सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, व्हाई डज हैरी से ही इज स्पेंडिंग सो मच टाइम विद फाल्स्टाफ। अब हैरी भी तो दोस्त रहता है ना फाल्स्टाफ का। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि हैरी ऐसा क्यों कहता है कि वह फाल्स्टाफ के साथ इतना समय बिता रहा है, मतलब वो ऐसा क्यों कहता है कि ही इज स्पेंडिंग सो मच टाइम विद फाल्स्टाफ, ऐसा क्यों कहता है। टू लर्न द ओल्ड मैन सीक्रेट ऑफ थेवरी, या टू स्केप हिज फादर होम ही हेट्स, टू ट्रिक हॉटस्पॉर इनटू थिंकिंग दैट ही इज़ अ ड्रंकर्ड, कि टू लोअर एक्सपेक्टेशन, यही सही है, टू लोअर एक्सपेक्टेशन सो दैट व्हेन ही चूजेस टू एक्ट किंगली ही विल इम्प्रेस एवरीवन ऑल द मोर, ठीक है। कहने का मतलब है कि टू लोअर एक्सपेक्टेशंस, यानी कि उम्मीदों को कम करना, ताकि वो जब वो राजा की तरह व्यवहार करना चाहे तो सभी को और अधिक प्रभावित कर सके, ठीक है। इसलिए वो बता रहा है कि मैं फाल्स्टाफ के साथ इतना, अपने आप को बता भी रहा है कि मैं फाल्स्टाफ के साथ इतना समय क्यों व्यतीत कर रहा हूँ। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाई डज केट कन्फ्रंट हॉटस्पॉर। ये सब आपके किंग हेनरी फोर्थ पार्ट 1 के सारे कैरेक्टर हैं, ये याद रखना है। केट जो है वो हॉटस्पर का सामना क्यों करती है, जो केट होती है वो हॉटस्पर का सामना क्यों करती है ये बताना है, ठीक है। क्यों करती है, क्योंकि बिकॉज ही हैज़ नॉट ईटन वेल, क्योंकि स्लेप्ट वेल, आर मेड लव टू हर फॉर 2 वीक्स, क्योंकि 2 सप्ताह से उसने ठीक से खाना नहीं खाया, ठीक से सोया नहीं है, उससे प्रेम नहीं किया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन पे है, हाउ डू पर्सी जस्टिफाई दियर रिबेलियन। इसका बताना है, ठीक है। यहाँ पे पर्सी अपने रिबेलियन को कैसे उचित ठहराते हैं, जो पर्सी होते हैं वो अपने रिबेलियन को, अपने विद्रोह को कैसे उचित ठहराते हैं। दे से ये कहकर कि हैरी इज़ अ क्रूअल एंड सैडिस्टिक किंग, कि दे से ये कहकर कि हैरी वॉज वेस्टेड हिज द वेल्थ ऑफ इंग्लैंड फाइटिंग द सारासेंस, ठीक है, क्या कह के सारासेंस। या दे से दैट हैनरी अटेंड द थ्रोन थ्रू विच क्राफ्ट, दे से दैट हैनरी इज अनग्रेटफुल फॉर द रोल दे प्लेड इन हेल्पिंग हिम सीज द थ्रोन, बताना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, ठीक है। जो पर्सीज होते हैं वो अपने रिबेलियन को कैसे उचित ठहरा रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हैनरी जो है, हैनरी इज़ अनग्रेटफुल फॉर द रोल, कि वे कहते हैं कि हैनरी उस रोल के लिए अनग्रेटफुल है जो उन्होंने उसे सिंहासन पर कब्जा करने मदद करने के लिए निभाई थी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इन द बैटल में
युद्ध में व्हाट डज फाल्स्टाफ कैरी इन प्लेस ऑफ पिस्टल, तो बैटल जब होता है तो फाल्स्टाफ पिस्टल की जगह पर क्या लेके जाता है, डैगर की स्किन ऑफ वाइन की पर्स फुल ऑफ गोल्ड टू ब्राइब हिज एनिमीज, कि कुछ नहीं लेके जाता है, क्या लेके जाता है, कि खंजर ले जाता है, कि मतलब शराब का स्किन ऑफ वाइन, ठीक है, या फिर अपने दुश्मनों की रिश्वत देने के लिए सोने से भरा एक पर्स ले जाता है, या कुछ नहीं ले जाता है, बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बी करेक्ट हो जाएगा। वाइन की बॉटल ही लेके जाता है, स्किन ऑफ वाइन, ये याद रखना है। वो पिस्टल नहीं ले जाता है, पिस्टल की जगह पे वाइन लेके जाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु किल्स हॉटस्पर, हेनरी फोर्थ पार्ट 1 में हॉटस्पर को कौन मारता है, केट फाल्स्टाफ, किंग हेनरी या हैरी, कौन मारता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हैरी हो जाएगा, हैरी, जो बाद में ये जो हैरी है ना, ये बाद में हेनरी 5th बनता है, ठीक है, तो ये याद रखना है, ये बाद में हेनरी 5th यही बनता है। किंग हेनरी 4th पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद हेनरी 5th जब आता है तो यही हैरी ही बनता है, उसमें हैरी ही रूल करता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट डज हेनरी डिसाइड टू एग्जीक्यूट वॉरचेस्टर, वॉरचेस्टर मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हेनरी ने वॉरचेस्टर को मृत दंड देने का निर्णय क्यों लिया है, एग्जीक्यूट करने का निर्णय क्यों लिया है। He deviously choose not to convey Henry's piece of offering to Hotspur. Yeah, he stole Henry's daughter and held her for ransom. He is in league, ठीक है, with France to overthrow England. He is a Saracen. मतलब वो आखिर वॉरचेस्टर को मृत दंड देने का निर्णय क्यों लेता है हेनरी। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, कि उसने चालाकी से हेनरी की जो शांति है पेशकश को हॉटस्पॉट तक नहीं पहुंचाने का फैसला किया है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अप्रॉक्सीमेटली व्हेन वाज द प्ले हेनरी 4th पार्ट 1 रिटन, तो हेनरी 4th पार्ट 1 लिखा कब गया था ये बताना है, ठीक है, लगभग ये जो प्ले है हेनरी 4th पार्ट 1 ये कब लिखा गया था, 64, 82, 96 या 12 में बताना है यहाँ पे, ठीक है, हेनरी 4th पार्ट 1 की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखें 64 में ऐसा कुछ है ही नहीं, आप ऐसे भी लगा सकते हैं, 1612 में भी तो ये लिखा ही नहीं गया था, बीच का प्ले था, 1596 के करीब आया था ये, ठीक है, लगभग। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज ग्लाइंडर्स नेशनलिटी इन हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 1 में एक कैरेक्टर है ग्लिंडवर्स, इसकी राष्ट्रीयता क्या है, ये कहाँ का था, आयरिश का, वेल्स का, स्कॉटिश का या सैक्सन का, सैक्सन का, कहाँ का था, इसकी राष्ट्रीयता कहाँ थी, कहाँ की थी, ठीक है, तो वेल्श की थी। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द डगलस नेशनलिटी इन हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 1 के जो डगलस था, डगलस की राष्ट्रीयता क्या थी, ये सब हेनरी 4th पार्ट 1 के कैरेक्टर हैं। ओके, व्हाट इज़ द डगलस नेशनलिटी, इंग्लिश, वेल्स, फ्रेंच, स्कॉटिश, तो डगलस की जो राष्ट्रीयता थी ये कहाँ का था, स्कॉटिश, तो ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू व्हाट फैमिली डज हॉटस्पर बिलोंग इन हेनरी 4th पार्ट 1, हेनरी 4th पार्ट 1 में जो हॉटस्पर है वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, पर्सी, वुडविल या लैंकेस्टर या प्लांटाजेनेट, किस फैमिली से वो संबंधित है जो हॉटस्पर है, ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, पर्सी फैमिली से, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु इज़ जॉन ऑफ लैंकेस्टर, तो ये जॉन ऑफ लैंकेस्टर कौन है, ये भी हेनरी 4th का ही है, हैरिस का बड़ा भाई है कि हैरी का ब्रदर इन लॉ है, साला है कि हैरी का छोटा भाई है कि हैरी का भतीजा है, कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हैरी का छोटा भाई है, यंगर ब्रदर है, ये जॉन ऑफ लैंकेस्टर हैरी का छोटा भाई है, याद रखना है, ठीक है, हैरीज यंगर ब्रदर, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद हुम डज हैरी ट्रिक फाल्स्टाफ ड्यूरिंग द रॉबरी, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है डकैत रॉबरी के दौरान हैरी फाल्स्टाफ को किसके साथ धोखा देता है, हॉटस्पर या पॉइनस, बारडोल्फ या गैटशिल, ये सब देखिए, ये सब जो है ना इसके मित्र हैं हॉटस्पर के, अरे फाल्स्टाफ के, ये सारे दोस्त का नाम है और हैरी भी इसमें शामिल रहता है कुछ समय तक, ये सारे दोस्तों का नाम है। तो किसके साथ रॉबरी जब होती है उसमें तो हैरी किसके साथ मिलकर फाल्स्टाफ को धोखा देता है, इन तीनों में से बताना है, हॉटस्पर तो है ही नहीं है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, पॉइंट्स, ठीक है, यही इसी के साथ मिलकर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, होम डज कैलिबन मिस्टेक फॉर वन ऑफ प्रॉस्पेरो स्पिरिट सेंट टू टॉर्मेंट हिम,
यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कैलिबन गलती से किसे प्रॉस्पेरो की आत्मा समझ लेता है जिसे वो पीड़ा देने के लिए भेजा गया है। स्टीफेनो, फर्डिनेंड, मिरांडा, ट्रिनक्यूलो, किसे वो समझ लेता है गलती से। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा डी, ट्रिनक्यूलो को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट वाज प्रॉस्पेरोस टाइटल बिफोर हिज पोजीशन वाज यूजर्प्ड एंड ही वाज फोर्स्ड टू फ्ली इटली। ठीक है, यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि प्रॉस्पेरो का जो पद था, पद छीन लिए जाने से, इटली से भागने पर मजबूर होने से पहले उसकी टाइटल क्या थी। मतलब जब उसका पोजीशन छीन लिया जाता है तब वो इटली भाग जाता है, उसके पहले प्रॉस्पेरो की टाइटल क्या थी, प्रॉस्पेरो क्या था। ठीक है, ड्यूक ऑफ मिलान था, किंग ऑफ नेपल्स या ड्यूक ऑफ नेपल्स या पोप ऑफ रोम, क्या था प्रॉस्पेरो। तो मिलान का ड्यूक था, राजा था प्रॉस्पेरो इन सबसे पहले। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। फ्रॉम विच कंट्री। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और, किंग ऑफ नेपल्स कौन है, तो अलांसो है, अलांसो। ठीक है, ये याद रखना है, किंग ऑफ नेपल्स कौन है, अलांसो है। और प्रॉस्पेरो की पहला प्रॉस्पेरो ड्यूक ऑफ मिलान ही रहता है ना, मिलान का राजा रहता है। ठीक है, ये याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। फ्रॉम विच कंट्री इज अलांसो शिप रिटर्निंग व्हेन इट इज कॉट इन द टेम्पेस्ट। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि अलांसो का जो जहाज है वो किस कंट्री से लौट रहा था जब वो तूफान में फंस गया। नेपल्स, इंग्लैंड, ट्यूनिस या बरमुडाज, किस कंट्री से वो वापस लौट रहा था जब ये टेम्पेस्ट हुआ था। तो राइट आंसर यहाँ पे जो आपका हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ट्यूनिस से लौट रहा था। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। हाउ लॉन्ग है प्रॉस्पेरो एंड मिरांडा बीन ऑन दियर आइलैंड। तो यहाँ पे क्या कहा है, मिरांडा कितने समय से, मतलब मिरांडा और प्रॉस्पेरो कितने समय से आइलैंड पे रह रहे हैं। जब वहाँ से सब इनका छीन उन लिया जाता है तो प्रॉस्पेरो आइलैंड पे चला आता है। तो कितने साल से रह रहे हैं, कितने समय से रह रहे हैं, 12 ईयर, 12 साल। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, 12 साल। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे, ठीक है, यहाँ पे पूछा जा रहा है व्हाट वाज द नेम ऑफ कैलिबन्स मदर। कैलिबन की माँ का नाम क्या है, एरियल, क्लैरिबल, साइकोरेक्स या सेटेबॉक्स। तो साइकोरेक्स रहते हैं ना, कैलिबन की मदर का नाम क्या है, साइकोरेक्स। चुड़ैल रहती है, विच रहती है। ओवर हाउ मेनी डेज डज द एक्शन ऑफ टेम्पेस्ट टेक प्लेस। तो इसका बताना है कि द टेम्पेस्ट की जो एक्शन है वो कितने दिनों तक चलता है। द टेम्पेस्ट का जो एक्शन है वो कितने दिनों तक चलता है, 2, 1, 3, 4 कितने दिनों तक चलता है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा 1। ठीक है, 1 के दिन का चलता है, ये याद रखना। ठीक है, तो यहाँ पे आपका 1 करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्या कह रहा है कि विच मिथिकल फिगर अपीयर इन द वेडिंग मास्क प्रॉस्पेरो स्टेजेस फॉर मिरांडा एंड फर्डिनेंड। ठीक है, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी में, ठीक है, फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी में, जो वेडिंग शादी थी उसमें प्रॉस्पेरो, ठीक है, फर्डिनेंड और मिरांडा की शादी में प्रॉस्पेरो की स्टेज पर एक मिथिकल फिगर अपीयर होते हैं। वो कौन कौन से, यानी कि मिथिकल मतलब पौराणिक फिगर दिखाई देते हैं। तो वो कौन कौन से फिगर दिखाई देते हैं मास्क के दौरान। क्यूपिड, वीनस एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न एंड सेरस, आइरिस एंड जूनो, आइसिस एंड ओसिरिस। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, सेरस, आइरिस एंड जूनो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच कैरेक्टर इज प्रॉस्पेरो ब्रदर। प्रॉस्पेरो का भाई कौन है, अलांसो, सेबेस्टियन, गोंजालो, एंटोनियो। तो प्रॉस्पेरो का भाई कौन है, राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा एंटोनियो। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे। विच कैरेक्टर इज सेबेस्टियन ब्रदर। सेबेस्टियन के भाई का नाम क्या रहता है, तो अलांसो होता है ना। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलांसो करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे। व्हाट डू वी सी मिरांडा एंड फर्डिनेंड डूइंग इन द फाइनल सीन। तो टेम्पेस्ट का जो फाइनल सीन है उसमें मिरांडा और फर्डिनेंड क्या कर रहे होते हैं, क्या करते हुए हम देख पाते हैं। कार्ड्स खेलते हैं कि कैरिंग वुड, लकड़ियाँ ढोते हैं, या प्लेइंग चेस, शतरंज खेलते हैं, या प्लेइंग टैग। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, फाइनल सीन में प्लेइंग चेस, याद रखना है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे।
अ फुट ऑफ 3 syllables इन विच 1 लॉन्ग syllables यानी कि स्ट्रेस जो फॉलो करता है 2 शॉर्ट syllable यानी कि अनस्ट्रेस, उसे हम क्या कहेंगे? 3 syllables है, ये याद रखना है। 3 syllables है, पहला जो है वो आपका स्ट्रेस है और बाकी जो ये स्ट्रेस है और बाकी जो दोनों है लास्ट वाला जो syllables है वो आपका अनस्ट्रेस है, उसे हम क्या बोलेंगे? पायरिक। 1 मिनट, ठीक है, 1 मिनट। पायरिक बोलेंगे कि आपका एम्फीब्रॉक बोलेंगे, डेक्टाइल एनापेस्ट। देखिए एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अगर आपको कन्फ्यूज़न हो रहा, देखिए एनापेस्ट जो होता है डेक्टाइल का अपोजिट एनापेस्ट है, ठीक है। डेक्टाइल का जो अपोजिट है एनापेस्ट है। इन तीनों में 3 syllables पाए जाते हैं। डेक्टाइल में भी 3 syllables है, एनापेस्ट में भी 3 syllables है। बस इतना याद रखना है कि जो डेक्टाइल में क्या होता है, डेक्टाइल में दोनों स्ट्रेस होते हैं, ठीक है। जो दोनों की शुरुआत के रहते हैं वो स्ट्रेस होते हैं, लास्ट वाला अनस्ट्रेस होता है। जस्ट इसका अपोजिट है एनापेस्ट, इसमें भी 3 syllables होते हैं, शुरुआत के दोनों अनस्ट्रेस होते हैं, लास्ट वाला क्या होता है? स्ट्रेस होता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा था कि एक फुट है जिसमें 3 syllables पाए जाते हैं और एक पहला वाला जो होता है वो स्ट्रेस होता है, लास्ट का जो दोनों होते हैं वो अनस्ट्रेस होते हैं, यानी कि पहला वाला स्ट्रेस, लास्ट के दोनों अनस्ट्रेस। तो ये दोनों तो नहीं हुआ है, ये दोनों तो ऐसे कट गए, है ना, ठीक है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डेक्टाइल ही हो जाएगा। ये जो आपका होता है ये अनस्ट्रेस होता है, यहाँ पे थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग है। ये दोनों शुरुआत के अनस्ट्रेस होते हैं, यानी कि एनापेस्ट है, ये अनस्ट्रेस होते हैं, लास्ट का स्ट्रेस। और ये दोनों ये क्या होता है? शुरुआत का अनस्ट्रेस होता है और लास्ट के दोनों अनस्ट्रेस होते हैं, शुरुआत का स्ट्रेस होता है। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे डेक्टाइल ही है, ओके। कन्फ्यूज़ नहीं होना, मैंने कन्फ्यूज़ ही कर दिया है ऑलरेडी। 1 मिनट, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। 3 syllables है, इतना याद रखना है। पहला वाला जो होता है वो स्ट्रेस होता है और लास्ट के 2 शॉर्ट syllable होते हैं जो कि अनस्ट्रेस होते हैं, इट्स कॉल्ड डेक्टाइल, याद रखना है, ठीक है। मैंने कंफ्यूज कर दिया आप लोग को। नेक्स्ट वन पे आएंगे, मेट्रिकल फुट ऑफ 2 अनस्ट्रेस syllable। अब यहाँ पे 2 syllable है, मेट्रिकल फुट में 2 syllable है, दोनों ही अनस्ट्रेस हैं, मतलब 2 syllable हैं, दोनों ही क्या है? अनस्ट्रेस हैं, ये ध्यान रखना है। पायरिक है, एम्फीब्राक है, डेक्टाइल है, एनापेस्ट है, यहाँ पे बताना है। तो डेक्टाइल तो नहीं होगा, एनापेस्ट भी नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों में क्या है? 3 syllable पाए जाते हैं। यहाँ पे 2 syllable की बात हो रही है, तो या तो एम्फीब्राक होगा या तो पायरिक होगा, दोनों में से कोई एक होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे पायरिक हो जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अच्छा, पायरिक किसका अपोजिट हो सकता है? मुझे जहाँ तक लगता है पायरिक स्पॉन्डी का अपोजिट हो सकता है, स्पॉन्डी, ठीक है, क्योंकि स्पॉन्डी में भी 2 syllable पाए जाते हैं और दोनों ही स्ट्रेस होते हैं, दोनों ही स्ट्रेस होते हैं। और इसमें भी 2 syllable पाए जाते हैं, दोनों ही अनस्ट्रेस हैं, तो इसका अपोजिट हुआ ना, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका पायरिक हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अ फुट ऑफ 3 syllables इन ऑर्डर अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। इसमें आपके 3 syllables पाए जाते हैं, ऑर्डर में क्या रहेगा? अनस्ट्रेस रहेगा, फिर आपका स्ट्रेस रहेगा, फिर अनस्ट्रेस रहेगा। ये क्या होता है? पायरिक तो नहीं होगा क्योंकि 2 syllable पाए जाते हैं। अब आपका डेक्टाइल मैंने बताया ही है, डेक्टाइल भी नहीं होगा। डेक्टाइल में क्या होता है? पहले स्ट्रेस होता है, देन अनस्ट्रेस होता है। एनापेस्ट में अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, इस तरह होता है, ठीक है। तो बचा क्या? एम्फीब्राक। ये एनापेस्ट वाला भी नहीं है क्योंकि अनस्ट्रेस है, स्ट्रेस है, अनस्ट्रेस है, तो ये आपका एम्फीब्राक हो जाएगा, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, अ फुट ऑफ 3 syllables दैट कम इन ऑर्डर अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। जस्ट अभी मैंने बताया पायरिक में क्या होते हैं? 2 syllable, इसमें आपका 2 पाया जाता है, दोनों ही क्या होते हैं? अनस्ट्रेस होते हैं। एम्फीब्राक में भी, एम्फीब्राक मतलब एम्फीब्राक में 3 syllables पाए जाते हैं, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस। डेक्टाइल में भी 3 syllables पाए जाते हैं आपके, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस। और एनापेस्ट में आपके भी 3 syllables पाए जाते हैं, क्या होते हैं? अनस्ट्रेस, फिर आपका अनस्ट्रेस, फिर स्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? ऑर्डर है अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। तो कौन सा है? अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस, स्ट्रेस। एनापेस्ट करेक्ट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा ये आता है एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है। अ मेट्रिकल फुट ऑफ 2 stress syllable, मैंने अभी बताया
मैंने भी बताया इसमें 3 सिलेबल्स पाए जाते हैं, इसमें भी 3 हैं और इसमें आपके 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, तो ये दोनों तो कट गए 3 वाले। 1 मिनट, 3 वाले तो आपके कट गए ऐसे ही, बचा 2। अब आपने बताना है कि कौन सा, मतलब जिसमें आपके 2 सिलेबल पाए जाते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, तो कौन सा है वो। तो अब भी मैंने बताया पायरिक जो होता है इसमें भी 2 सिलेबल ही पाए जाते हैं, 2 सिलेबल ही पाए जाते हैं, लेकिन दोनों ही क्या होते हैं, अनस्ट्रेस होते हैं, ठीक है। और स्पॉन्डी में भी 2 सिलेबल पाए जाते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, स्ट्रेस होते हैं। तो यहाँ पे पूछा क्या गया है, 2 स्ट्रेस, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका स्पॉन्डी हो जाएगा। अच्छा, ये इसका अपोजिट है, ध्यान में रखना है, जैसे आयम का अपोजिट ट्रॉकी है, जैसे डेक्टाइल का अपोजिट एनापेस्ट है, उसी तरह पायरिक का अपोजिट स्पॉन्डी भी है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ मेट्रिकल फुट ऑफ 2 सिलेबल दैट फॉलो द ऑर्डर स्ट्रेस अनस्ट्रेस। अब इसमें भी 2 सिलेबल पाए जा रहे हैं और पहला स्ट्रेस है, दूसरा अनस्ट्रेस है। पायरिक में 2 सिलेबल पाते हैं, लेकिन दोनों ही क्या है, अनस्ट्रेस है। एम्फीब्राक में भी 3 सिलेबल पाए जाते हैं, अनस्ट्रेस होता है, फिर स्ट्रेस, फिर आपका अनस्ट्रेस। डेक्टाइल में क्या होते हैं, 3 सिलेबल पाए जाते हैं, ठीक है, पहला स्ट्रेस होता है, देन अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस। ट्रॉकी में 2 सिलेबल पाए जाते हैं, 2 सिलेबल है, 2 सिलेबल पाए जाते हैं ट्रॉकी में, पहला होता है पहला होता है स्ट्रेस, पहला होता है स्ट्रेस, दूसरा होता है अनस्ट्रेस। तो यहाँ पे स्ट्रेस पूछा, अनस्ट्रेस, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ग्रुप ऑफ 2 सिलेबल दैट फॉलो अनस्ट्रेस स्ट्रेस। अभी मैंने बताया आयम का उल्टा ट्रॉकी होता है, तो इसमें 2 सिलेबल है। अभी मैंने बताया पायरिक का 2 सिलेबल है, अनस्ट्रेस होता है। डेक्टाइल में 3 सिलेबल्स पाए जाते हैं, स्ट्रेस, अनस्ट्रेस, अनस्ट्रेस। ट्रॉकी में भी 2 सिलेबल हैं जो आपके स्ट्रेस होते हैं, देन अनस्ट्रेस होते हैं। यहाँ पे अनस्ट्रेस है पहला, आयम करेक्ट हो जाएगा। आयम में क्या होता है, अनस्ट्रेस देन स्ट्रेस, ठीक है। तो ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट था। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, लाइन्स ऑफ अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर आर कॉमनली नोन एज। लाइनें जो होती हैं, लाइन जो है वो अनराइम्ड है, मतलब एक दूसरे से राइम नहीं कर रही हैं। कोई जैसे यहाँ पे कोई सा भी वर्ड मैंने रख दिया, सो यहाँ पे भी कोई सा वर्ड हार्ड, मतलब ये लाइन है आपकी, शो रख दिया, हार्ड रख दिया, यहाँ पे मतलब कुछ भी वर्ड रख रहा है एक दूसरे से, ये क्या कर रही हैं, लाइनें राइम नहीं कर रही हैं, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हम जल्दी कर लेते हैं, मेरे लैपटॉप की मेरे टैब की बैटरी भी चार्ज नहीं है। अनराइम्ड आयम्बिक पेंटामीटर, मतलब लाइनें जो होती हैं वो एक दूसरे से राइम नहीं करती हैं, और आयम्बिक पेंटामीटर में भी हैं, तो ब्लैंक वर्ड्स होगा, ठीक है, ये याद रखना। ब्लैंक वर्ड्स में क्या होते हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा जाता है, मीटर का यूज़ किया जाता है, लेकिन राइम नहीं रहता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ राइम्ड पेयर ऑफ लाइन्स आयम्बिक पेंटामीटर में का, मतलब एक लाइनें होती हैं जो राइम्ड पेयर होती हैं, एक दूसरे से राइम भी करती हैं, आयम्बिक पेंटामीटर में भी होती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, हीरोइक कॉपलेट या हीरोइन या विलेन या क्लोज्ड कॉपलेट। जल्दी जल्दी कर लेते हैं, डिस्चार्ज ना हो जाए, तो यहाँ पे हीरोइक कॉपलेट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज फेमस फॉर हर फ्रीक्वेंट यूज बैलेड मीटर। तो इसमें से बताना है आपने कि निम्नलिखित में से कौन बैलेड मीटर के लगातार उपयोग के लिए प्रसिद्ध है। कौन से ऐसे हैं जो बैलेड मीटर के लिए जाने जाते हैं कि ये लगातार बैलेड मीटर यूज़ करते हैं। इमली डिकिंसन, कमला दास, टोरू दत्त, सरोजनी नायडू। तो राइट आंसर यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, इमली डिकिंसन ही है, ठीक है, इमली डिकिंसन ही है जो बैलेड मीटर के लिए जानी जाती हैं, ज़्यादा यूज़ करती हैं, लॉट ऑफ यूज़। एंड अ फॉर्म ऑफ सटायर दैट अडेप्ट्स द एलिवेटेड हीरोइक स्टाइल ऑफ द क्लासिकल एपिक पोएम टू ट्रिवियल सब्जेक्ट, ये ध्यान रखना है। सॉरी, मॉक एपिक, ह्यूमर, बर्लेस्क, सटायर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि सटायर का एक रूप जो क्या कर रहा है, जो क्लासिकल एपिक पोयम की हीरोइक स्टाइल को, ठीक है, हीरोइक स्टाइल को एक ट्रिवियल सब्जेक्ट पर अनुकूलित करता है, ठीक। मॉक एपिक है, ह्यूमर है, बर्लेस्क का, सटायर है, क्या है। तो एक चीज़ याद रखना, जो एपिक है ना, एपिक में क्या होता है, हीरोइक स्टाइल को दिखाया जाता है, वीर योद्धा की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, लेकिन जस्ट उसका उल्टा मॉक एपिक होता है। मॉक एपिक, इसका जो सब्जेक्ट होता है ये ट्रिवियल सब्जेक्ट होता है, मजाक उसका, मतलब पैरोडी बोल सकते हैं, ये एपिक का मजाक उड़ाता है, मॉक एपिक।
और इसका सब्जेक्ट, ये आपका कीवर्ड याद रखना है, इसका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट मैटर है, ये ट्रिवियल सब्जेक्ट है इसका, ठीक है। और एपिक का जो होता है वो सीरियस सब्जेक्ट होता है, ध्यान रखना है, एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड एज इन प्लूरल फॉर्म्स। यहाँ पे बताना, यहाँ से ग्रामर क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं कि कौन सा ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है, पिलर्स, प्राइसर्स या सीजर्स, कौन सा ऐसा नाउन है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज़ होता है। तो पिलर्स भी है, प्राइसर्स भी है, सीजर्स भी है, यहाँ पे आपका डी करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, 86 से 90 हमें क्या करना है, सुटेबल कलेक्टिव नाउन फिलअप करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अटैच ऑफ क्लॉथ्स, तो क्लॉथ्स के जो मतलब इकट्ठा अगर कोई क्लॉथ्स है, कपड़े हैं, हम क्या कहेंगे, बंडल, स्टॉक, क्लस्टर क्या कहेंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, अ बंडल ऑफ क्लॉथ्स या फिर आप स्टॉक ऑफ क्लॉथ्स बोल सकते हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ डैश ऑफ बर्ड्स, चिड़ियों के झुंड को फॉक, बैंड, स्टीफ क्या कहेंगे, चिड़ियों के झुंड को। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा अ फॉक ऑफ बर्ड्स। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ डैश ऑफ ग्रास, ग्रास के गट्ठर को हम क्या कहते हैं, जो कलेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा टफ्ट, अ टफ्ट ऑफ ग्रास, याद रखना है, बंडल नहीं आएगा, अ टफ्ट ऑफ ग्रास आएगा। अ डैश ऑफ डांसर, डांसर के ग्रुप को हम क्या कहेंगे, ट्रूप ऑफ डांसर, ठीक है, मैं थोड़ा जल्दी बता दे रही हूँ आंसर। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ डैश ऑफ नोमैड्स, ठीक है, जो घुमक्कड़ होता है, ठीक, नोमैड्स वही होते हैं ना, नोमैड मतलब घुमक्कड़ जो होते हैं वही। एंड यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, अ शीफ गैंग, फ्लीट या कवरी क्या होगा, तो कवरी ऑफ नोमैड्स हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, 91 से 95 हमें क्या करना है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। नाउन दिया गया है इन्फेंट, इसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है। इन्फेंट का क्या हो जाएगा, इन्फेंसी, इन्फाइनिटी या फिर इन्फिनिट, इन्फिडिलिटी। तो इन्फेंट का आपका अब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ए करेक्ट हो जाएगा, इन्फेंसी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, किंग का क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, किंगडम, किंगशिप या फिर किंग्सनेस या ड्यूकडम, तो किंगशिप हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, लीडर का क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, लीडिंग, लीड शाक या लीडरशिप, तो यहाँ पे लीडरशिप हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, मैन का क्या हो जाएगा, मैन का मैनहुड हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, मेंबर का क्या हो जाएगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, मेंबरशिप हो जाएगा, ठीक है। ओके, थोड़ा जल्दी बता दे रही हूँ, आप लोग को आंसर करने का मौका भी नहीं दे रही। 96 से 100 हमें बताना है सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन। देखिए मेरा टैब जो है ना वो डिस्चार्ज हो गया है इस वजह से, और चार्जर भी अभी मेरे पास है नहीं, सो इसी वजह से मैं जल्दी जल्दी करा रही हूँ, डिस्चार्ज ना हो जाए। 96 से 100 हमें क्या करना है, सिंगुलर से प्लूरल मैच करना है। तो बैम्बो का बैम्बोस प्लूरल हो जाएगा, बुक का बुक्स होगा, बॉय का बॉयज़ हम प्लूरल करते हैं ऐसे, कैंटो का कैंटोज होगा, ठीक है, CANTOS होगा, ES इसमें नहीं लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, यहाँ पे बताना है चेयर का प्लूरल चेयर्स हो जाएगा, बस इसमें S लगाना रहता है। काऊ का काउज हो जाएगा, या फिर काइन भी वो इसका प्लूरल बनता है। डे का डेज हो जाएगा, डेस्क का डेस्क होगा, DESK, बस S लगाना है और कुछ नहीं लगाना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉग का डॉग्स हो जाएगा, डायनमो का डायनमोज, गर्ल का गर्ल्स, हाउस का हाउसेस, ठीक है। ये सब सही है बट ये नहीं सही है, यहाँ पे आपका B इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं सही है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओनली S आ जाएगा, ओनली S, ES नहीं आएगा, ठीक है। किलो का लोगो का लोगोस होगा, मोबाइल का मोबाइल्स, मोमेंटो का मोमेंटो, सब सही है बट किलो वाला गलत है आपका, ओनली किलोज आएगा, ES नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना है, ठीक है, ओनली S आएगा। मेमो का बताना है यहाँ पे, मोनाक का मोनाक्स, पेन का पेन्स, पेंसिल का पेंसिल्स, तो इसका प्लूरल क्या हो जाएगा आपका देखिए मेमो है तो इसका जो प्लूरल बनेगा तो ओनली S लगेगा, ठीक है, सिर्फ S लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेमो है तो ओनली S लग जाएगा, इसी में था मिस्टेक। नेक्स्ट वन पे आएंगे, इसी स्लिप साउंडली आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो यहाँ पे बताना है स्लिप साउंडली जो है ये ट्रांसिटिव वर्ब है कि इंट्रांसिटिव है, रेगुलर है या वर्ब ऑफ कंप्लीट प्रेडिकेशन है, क्या है
बताना है यहाँ पे है क्या ये। ठीक है, तो ये सी स्लेप्ट साउंडली, देखिए जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, अपना कंप्लीट अर्थ देता है, कंप्लीट सेंस देता है, उसे इंट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। रिप्लेस द अंडरलाइन वर्ड द फ्रेजल वर्ब, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। डिड यू रिफ्यूज़, इस पे अंडरलाइन किया गया द ऑफर। तो रिफ्यूज़ को हमें क्या करना है, रिप्लेस कर देना है। टर्न डाउन, ब्रेक डाउन, सेट ऑफ या पुट ऑफ, क्या होगा। ठीक है, रिफ्यूज़ का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका टर्न डाउन हो जाएगा, रिप्लेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वी गेट आउट डैश लाइक जस्ट वॉट वी पुट इन टू इट, फ्रॉम टू ऑफ इन, क्या आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे वी गेट आउट ऑफ लाइफ, ऑफ हो जाएगा ना, जिंदगी से। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, अ वाइज पर्सन ऑलवेज अवेल्स हिमसेल्फ डैश अपॉर्चुनिटीज़। तो अवेल्स जो है ये अपने साथ ऑफ प्रेपोजिशन लेता है, यहाँ पे आपका ऑफ हो जाएगा, और बाद में आपको यहाँ पे मतलब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द लॉ इज़ नॉट कंसर्न डैश पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ द अक्यूज्ड। तो कंसर्न क्या होता है, कंसर्न फॉर होता है ना, कंसर्न फॉर। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बॉब कैन रन 100 मीटर्स डैश किलोमीटर डैश 20 मिनट्स एट अबाउट इन अबाउट, या मतलब बॉब जो वो 100 मीटर दौड़ सकता है कितने मिनट में, इन अबाउट 20 मिनट्स। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, विल यू बी हियर डैश द वीकेंड। तो इन लगेगा, ऑन लगेगा, अबाउट की एट, तो वीकेंड के साथ आप ऑन लगाएंगे, ऑन द वीकेंड हो जाएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, इसका बताना है क्या होगा, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब जो अविवाहित होने की जो अवस्था होती है उसे क्या बोलेंगे। टैलेंटेड, बाईगैमी, बाईगैमी मतलब गैमी मतलब शादी, बाई मतलब दो, जो दो शादियां करता है उसे बोला जाता है सेलिब्रेट, सेलिब्रेसी कहा जाता है, ब्रह्मचर्य। ठीक है, जो शादी नहीं करता है। अ सपोर्टर ऑफ द कॉज ऑफ वीमेन, जो औरतों महिलाओं के हितों की समर्थक है, महिलाओं के हितों के बारे में सोचता है, सपोर्ट करता है, उसे हम क्या बोलेंगे। फेमिनिस्ट, कलीग, एक्सटेम्पोर, वीमेनिश। तो यहाँ पे आपका फेमिनिस्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कलीग मतलब होता है सहकर्मी, एक्सटेम्पोर मतलब विदाउट प्रिपरेशन जो हम स्पीच वगैरह देते हैं वो होता है, वुमेनिस्ट तो स्त्रीवत होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन द साइंस ऑफ फीमेल एलिमेंट्स, जो स्त्री रोगों के विज्ञान में पारंगत हो, स्त्री के रोगों के विज्ञान में पारंगत हो, उसे हम क्या बोलेंगे। कार्डियोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब कार्डियो से आप याद रखेंगे हार्ट। ठीक है, हृदय रोग जो विशेषज्ञ होते हैं उन्हें कहा जाता है। सर्जन, सर्जन जानते ही हो। गायनिकोलॉजिस्ट, यही करेक्ट है, गायनिकोलॉजिस्ट। ठीक है, फीमेल एलिमेंट जो फीमेल की बीमारियों के बारे में जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन पे आएंगे, 116 से 120 फाइंड द इनकरेक्ट वर्ड बताना है, कौन सा आपका करेक्ट है। इनकरेक्ट वर्ड बताना है कि कौन सा आपका करेक्ट है। तो डिजीज़ विच इज सेपरेट बाय कॉन्टेक्ट। ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि एक बीमारी जो संपर्क से फैलती हो, कंटेजियस, ये सही है। डॉक्टर ऑफ आई डिजीज़, जो आंखों का डॉक्टर होता है, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सही है। डॉक्टर ऑफ ईयर डिजीज़, और डॉक्टर स्पेशलिस्ट इन डिटेक्टिंग और ओरिजिन नेचर ऑफ डिजीज़, पैथोलॉजिस्ट, ये भी सही है। मतलब रोगों का जो उत्पत्ति यानी कि नेचर का पता लगाने में जो डॉक्टर होते हैं, विशेषज्ञ होते हैं, उसे पैथोलॉजिस्ट कहा जाता है। देखिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ईयर डिजीज़ को हम इथोलॉजिस्ट नहीं बोलते। ठीक है, राइनोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे, डॉक्टर ऑफ नोज डिजीज़, उसे हम क्या बोलेंगे। डॉक्टर ऑफ नोज डिजीज़, जो नाक के रोगों का डॉक्टर है, हीनोलॉजिस्ट। डॉक्टर ऑफ मेंटल एब्रेशन, साइकेट्रिस्ट। डॉक्टर या स्पेशलिस्ट इन ट्रीटिंग क्रूक्ड टीथ, ऑर्थोडोंटिस्ट। या डॉक्टर ऑफ वीमेन डिजीज़, गायनिकोलॉजिस्ट। तो यहाँ पे कौन सा आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर ऑफ नोज डिजीज़। सॉरी यहाँ पे मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, 1 मिनट। राइनोलॉजिस्ट इसे नहीं बोला जाता है, सॉरी, मैं जल्दी के चक्कर में गलत ही बता दिया। यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर ऑफ ईयर डिजीज़, मतलब जो कानों का डॉक्टर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे ईटो कर दिया है ना, इसे हम ओटोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये याद रखना है, ओटोलॉजिस्ट उसे हम। और यहाँ पे ये गलत है, डॉक्टर ऑफ नोज डिजीज़ जो होता है राइनोलॉजिस्ट।
हिनोलॉजिस्ट है ना, राइनोलॉजिस्ट, यहाँ पे आर लगा देना है, RHINO, फिर लॉजिस्ट। ये नोज का जो डॉक्टर होता है उसे बोला जाता है, ठीक है। यही गलती थी और कोई गलती नहीं थी। इवनिंग प्रेयर इन द चर्च, उसे हम क्या बोलते हैं, जो चर्च में शाम की प्रार्थना होती है उसे विस्पर बोलते हैं ना, विस्पर बोलते हैं। और इक्वल इन रैंक, जो बराबर का जो दर्जा होता है उसे पेयर बोलते हैं। फॉल्ट दैट मे बी फॉर गिवन, या फेवरिंग ओन किथ एंड किंग, मतलब अपने सगे संबंधियों को जो तरजीह देता हो, फेवर करता हो, उसे नेपोटिज्म कहते हैं ना, भाई भतीजावाद। यहाँ पे यही गलत है, सी वाला, मतलब गलती जिसे माफ़ किया जा सकता है उसे वेनियल बोलते हैं, नॉट डेनियल। गलती जिसे माफ़ किया जा सकता हो उसे वेनियल बोलते हैं, डेनियल नहीं बोलते हैं, यही गलत था। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, फियर ऑफ डिजीज़, बीमारी का जो डर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, पैथोलॉजिस्ट। सही है ये, सॉरी, बीमारी का जो डर होता है उसे हम पैथोफोबिया बोलते हैं ना, बीमारी का जो डर है। फियर ऑफ फेल्योर, मतलब असफलता का जो डर हो उसे क्या बोलेंगे, अटीचोफोबिया, ये भी सही है। फियर ऑफ फॉरेनर्स, और फियर ऑफ गॉड, फियर ऑफ गॉड यानी कि जिसको ईश्वर से भय हो, ज्यूसोफोबिया, ये भी करेक्ट है। बट यहाँ पे इनकरेक्ट आपका सी हो जाएगा, फियर ऑफ फॉरेनर्स, फॉरेनर्स को हम जेनोफोबिया बोलते हैं, XENO, जेनोफोबिया, ठीक है। तो ये याद रखना है, जेनोफोबिया बोलते हैं, जो मतलब विदेशियों का डर होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फियर ऑफ गोइंग टू बेड, बिस्तर पे जाने का डर किसे लगता है भाई, लेकिन लगता होगा बहुत सारे लोगों को बिस्तर पे जाने का डर, तो उसने क्या बोलते हैं, क्लिनोफोबिया बोलते हैं, ठीक है, करेक्ट है क्लिनोफोबिया। फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई का डर लगता है, मुझे लगता है, आप लोग बताइएगा लगता है कि नहीं, हमको तो लगता है। एक्रोफोबिया, जिससे ऊंचाई का डर लगता हो उसे क्या बोलेंगे, एक्रोफोबिया, यहाँ पे एक्रोटोफिया था, यही गलत था। बाकी फियर ऑफ मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने का डर, तो इसका क्या हो जाएगा, डेसिडोफोबिया। फियर ऑफ पावर्टी, गरीबी का डर, पेनियाफोबिया, ठीक है, ये सभी को डर रहता है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट वन पे आएंगे, 121 122 हमें क्या करना है, फॉरेन एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, ये आपका फॉरेन मीनिंग है, फॉरेन एक्सप्रेशन है, ये आता है, पक्का आएगा इस बार भी। बोनाफाइड, बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ, जेन्युइन, करेक्ट है। बोनांजा, बोनांजा मतलब क्या होता है, गुड माइंड, ठीक है। बोनांजा मतलब क्या होता है, गुड माइंड, या फिर गोल्ड माइन, सॉरी गोल्ड माइन, या फिर आप बोल सकते हो एन ऑयल वेल, ठीक है, एन ऑयल वेल यानी कि कोयले की खान या तेल का कुआं बोल सकते हैं। बॉन मोट, बॉन मोट मीन्स अ विटी रिमार्क या फिर कमेंट, एक मजाकिया टिप्पणी। बॉन विवेंट, विवांट, अ पर्सन हु लिव्स माइजरली एंड वाइट्स गुड फूड एंड ड्रिंक, तो देखिए सब सही है। बोनाफाइड मतलब इन गुड फेथ या फिर जेन्युइन, सच्चा। बोनांजा, बोनांजा मतलब भी होता है सोने की खान। बोन मोट मतलब भी ये भी सही है। यहाँ पे जो गलत है ये आपका डी करेक्ट हो जाएगा। बोन विवांट मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो लग्जूरियस लाइफ जीता हो, माइजरली लाइफ नहीं, कंजूसी नहीं करता हो, लग्जूरियस, ये याद रखना है, जो लग्जूरियस लाइफ जीता हो, ठीक है, जो लग्जूरियस लाइफ जीता हो। और एंड अवॉइड्स गुड फूड एंड ड्रिंक, और अच्छे भोजन और पेय से परहेज नहीं करता हो, अवॉइड्स भी नहीं होगा, तो ये ध्यान रखना है, जो ऐसा व्यक्ति जो लग्जूरियस लाइफ जीता हो। और इंजॉय, यहाँ पे आपका इंजॉय हो जाएगा, ठीक है, इंजॉय गुड फूड एंड ड्रिंक, ये याद रखना है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रही हूँ मैं, लग्जूरियसली, तो ऐसा व्यक्ति जो लग्जूरियसली लाइफ जीता हो। नेक्स्ट वन पे आएंगे, नेक्स्ट वन जो है आपका बोन वॉयस, अगला जो है आपका बोन वॉयस। बोन वॉयस मतलब प्लेजेंट जर्नी टू यू, यानी कि आपकी यात्रा सुखद हो, मतलब आपकी कोई शुभकामनाएं किसी आप मतलब किसी को बोलते हो, जैसे आप कि आपकी जो यात्रा हो सुखद हो, हम विश करते हैं, तो बोन वॉयस भी बोल सकते हैं, ठीक है, ये इडियम। अब फिर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये दो क्यों है, इसको एक कट कर दे रहे हैं। बोन वॉयस मतलब प्लेजेंट जर्नी टू यू, ये विश करना। और फिर आपका बॉर्जियो, ठीक है, बॉर्जियोजी, बॉर्जवॉजी इसको पढ़ा जाता है। यहाँ पे जो हो जाएगा फिर कार्पे डिम मतलब सीज द डे, सीज द डे मतलब पूरे दिन का पूरा लाभ उठाओ, या फिर जिस प्रेजेंट में हो उस प्रेजेंट को एंजॉय करो। कार्पे डिम ये आया था,
फिर उसके बाद हो जाता है कार्टे ब्लांच, मतलब फुल फ्रीडम या ब्लैंक चेक, पूर्ण स्वतंत्रता या फिर एक खाली चेक। तो यहाँ पे गलत क्या है, यही आपका गलत है, ये याद रखना है। यहाँ पे गलत क्या है, यही आपका गलत है, ठीक है। बोर्जवॉजी, इसको जो प्रोनाउंसिएशन है इसका बोर्जवॉजी करके ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन है। अपर क्लास नहीं होता है, मिडिल क्लास होता है, ये ध्यान रखना है, यही गलत है। बाकी आप सही है आपका सब। अपर क्लास नहीं होता है, मिडिल क्लास होता है बोर्जवॉजी मतलब, ठीक है। तो ये गलती थी। बाकी नेक्स्ट वन पे आएंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ काइंड ऑफ एडजेक्टिव, इसमें बताना है कौन सी एडजेक्टिव का प्रकार नहीं है। तो क्वांटिटी है, एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव और नंबर है, डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, बट इंटरोगेटिव एडजेक्टिव नहीं कुछ होता है ना। तो नेक्स्ट वन पे आएंगे, डैश द प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन एंड एट्रीब्यूट टू द नाउन्स प्रोनाउन दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब लार्ज, ऑनेस्ट, ब्यूटीफुल, एंग्री, स्मॉल, ठीक है। बताना है कि कौन सा है जो नाउन्स को या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, जैसे कि लार्ज हो गया, ऑनेस्ट हो गया, ब्यूटीफुल, एंग्री, बिग, स्मॉल एटसेट्रा। क्या है, क्वांटिटी है कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव है कि बोथ ए एंड बी है, बताना है यहाँ पे। तो दोनों ही हो जाएगा, क्वांटिटी भी है और डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी है, तो ये दोनों ही करते हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है, डैश आर स्पेशल एडजेक्टिव आर डिटरमिनर्स। तो बताना है कि कौन से वो एडजेक्टिव है जो स्पेशल एडजेक्टिव हो, डिटरमिनर्स है, यूज टू आइडेंटिफाई, जो कब यूज़ किया जाता है, आइडेंटिफाई या एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव पोजीशन ऑफ अ नाउन, जैसे कि नियर, आर, फॉर, इन टाइम और स्पेस। दिस एडजेक्टिव जैसे कि दिस, दैट, दीज, दोज, सच, सेम एटसेट्रा, कौन सी वो एडजेक्टिव है। तो हम सभी को पता है दिस, दैट, दीज, दोज, ये जो एडजेक्टिव हैं, देखिए दिस, दैट, दीज, दोज ये आते हैं तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, लेकिन इनके बाद जैसे कि दिस गर्ल, दिस गर्ल, अब यहाँ पे जो दिस हो गया ना, ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि गर्ल क्या हो गया, नाउन हो गया। लेकिन यहीं पे मैंने बताया दिस इज आ पेन, दिस इज आ पेन, ये जो दिस हो गया ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन नहीं है, ये खुद एक एज ए सब्जेक्ट प्रोनाउन का काम कर रहा है, एज ए सब्जेक्ट काम कर रहा है, ठीक है। उसके बाद अगर नाउन आ गया तो ये क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो यहाँ पे आपका सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं। तो ये था मैंने बहुत जल्दी इधर से लिया है क्योंकि कहीं डिस्चार्ज ना हो, इस डर की वजह से मैंने बहुत जल्दी क्लास ले लिया है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और जो कोई भी मेरे नोट्स में इंटरेस्टेड है, ठीक है, तो इस नंबर पे वो कांटेक्ट कर सकता है और नोट्स को पा सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है, ठीक है। लेकिन हाँ, जब तैयारी पूरी हो जाएगी, प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये नोट्स आपके लिए। दिस विल इंक्रीज़ योर नॉलेज, बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं कहूँगी, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।